अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम हमारे पास रियल नंबर है, इसकी जो एक्सरसाइज 1.3 इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं जी 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो हम अपनी आज वाली वीडियो में इस एक्सरसाइज के इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज अ 42। मींस के तीन जो हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कह रहा है उनका जो सम है वो हमारे पास है 42 के इक्विवेलेंट है। एंड फाइंड द थ्री इंटीजर्स, और कह रहा है जो तीन इंटीजर्स है वो फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या है। तो हम ऑलरेडी फेमिलियर थे कि इंटीजर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली जी से है। और इंटीजर्स में हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं, एक तो 0 होता है, दूसरा पॉजिटिव -1 और पॉजिटिव -2 और पॉजिटिव -3, और इसी तरह कंटिन्यूसली नंबर चलते रहते हैं। ये हमारे पास इंटीजर्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर से क्या मुराद है। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो अगर देखा जाए तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो नंबर जो एक तसलसल से हो, मीन्स के जो एक कंटिन्यूसली हो। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक 1 नंबर है, तो इससे जो वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर बनता है वो बनता है 2, और 2 के बाद जो वेरी नेक्स्ट नंबर है वो बनता है 3। तो फिर हम कह सकते हैं 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो उसी तरह का हम एक और एग्जाम्पल लें तो लेट्स सपोज कर लें 4, 5 और 6, ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। 1, 2, 3, 4 ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर है, और 4, 5, 6 ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास जो नंबर है ये बेसिकली हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में है, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन में इनकी जनरल फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर हम इनकी जनरल फॉर्म है वो इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेट्स सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास जो 1 है इसको हम x कह लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म है वो x होगी। अब जो सेकंड हमारे पास नंबर 2 है, तो हम 2 से इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसे ही बनाएंगे कि ये मेरे पास 2 है, तो 2 को बेसिकली हम लिख सकते हैं जी 1 + 1। 2 बेसिकली इक्विवेलेंट है 1 + 1। तो यहाँ पे हमने 1 को x से रिप्लेस किया, तो जैसे मैं वहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ 1, और ये वाला जो +1 ये ऐसे का ऐसे ही। तो इसका मतलब फिर मैं 2 को कह सकता हूँ x + 1, क्योंकि ये जो x है वो मेरे पास 1 की इक्विवेलेंट है। तो जब मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो 1 + 1 = 2, तो ये मेरे पास 2 बन जाएगा। तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहला जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो हमारे पास x है, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास है x + 2 है। 3 को मैं लिखूंगा 1 + 2 जो कि इक्विवेलेंट है 3 के, और यहाँ पे x1 को मैंने x से रिप्लेस किया है, तो जैसे मैं x की वैल्यू 1 की जगह रिप्लेस करता हूँ मेरे पास आता है x + 2। तो इस तरह मेरे पास 3 की जो जनरल फॉर्म बन रही है वो बन रही है x + 2। तो इस तरह मेरे पास 1, 2, 3 की जो जनरल फॉर्म बन रही है वो बन रही है x + 1 और x + 2। उसी तरह 4, 5, 6 है मेरे पास नंबर हो, तो इनकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी होगी कि अगर मैं 4 को मैं x कह रहा हूँ, 5 को मैं लिखूंगा 4 + 1, तो ये जो 4 है मेरे पास x के इक्विवेलेंट है। तो जैसे 4 की जगह मैं x रिप्लेस करता हूँ और ये +1 वैसे का वैसे ही, तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई 5 की। 6 को हम लिखेंगे 4 + 2, और 4 मेरे पास x के इक्विवेलेंट है, और ये 2 वैसे का वैसे ही। तो इस तरह मेरे पास 4, 5 और 6 की जो जनरल फॉर्म है वो आ रही है x + 1 और x + 2। ये मेरे पास इन तीनों की जनरल फॉर्म है। तो इस तरह फिर मैं लिखूंगा कि लेट कर लेंगे हमारे पास x + 1 x + 2 मेरे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो बाय द गिवन कंडीशंस, अगर ये मेरे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो गिवन कंडीशन ये कहती है कि आप इन तीनों को जमा करें, और जमा करके आप इसको इक्विवेलेंट कर लें 42 के। तो फिर मैं लिखूंगा मेरे पास जो फर्स्ट वन इंटीजर वो x है, सेकंड वन इंटीजर मेरे पास x + 1 है, और थर्ड वन इंटीजर मेरे पास x + 2 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दीज थ्री जो इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव, इनका जो सम है वो मेरे पास इक्विवेलेंट है 42 के। अगर देखा जाए यहाँ पर मेरे पास जो x है 1 टाइम है, ये भी x 1 टाइम है, ये भी x 1 टाइम है, तो इस तरह मेरे पास जो x है वो 3 टाइम हो जाएगा, और 1 और ये +2 दैट इज इक्वल टू द 3, एंड नेक्स्ट मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे ये मेरे पास 3 जो प्लस का 3 है, जैसे मैं इसको इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट इस 42 में से जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा 39, और यहाँ पे जो 3 के साथ जो x के साथ जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। और जैसे 39 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो x की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13। तो देखा जाए तो मेरे पास जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 13। अब मुझे सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर जो कि x + 3 है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखूंगा कि मुझे वैल्यू चाहिए x + 1 की। तो x की मेरे पास वैल्यू 13 है, तो जैसे x की जगह मैं 13 वैल्यू रिप्लेस करूंगा और +1 एज इट इज लिखूंगा, तो यहाँ पे 13 + 1 = 14।
तो ये मेरे पास इसका सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर आ गया। नेक्स्ट मुझे इसका थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर चाहिए जो कि मेरे पास है जी x+2, तो मैं लिखूंगा जी x+2 और x की मेरे पास वैल्यू 13 है जो मैंने अभी फाइंड आउट की है यहाँ पे, तो +2 मैं एज इट इज लिखूंगा। मीन के x की वैल्यू रिप्लेस की 13 और 2 मैंने साथ एज इट इज लिखा, तो 13+2 = 15 और ये मेरे पास है x+2 की वैल्यू आ गई जो कि मेरे पास है थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो फिर देन हम लिखेंगे एट द एंड डज 13, 14 एंड 15 आर द रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है कि द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मीन्स कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये जो डायग्राम है वो ये शो करे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो ये वाला जो इसका जो एंगल है वो हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच द लेंथ ऑफ द AC इज √3 + √5 सेंटीमीटर। मीन्स कि इसकी जो एक साइड है जिसको इसने AC का नाम दिया उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर है। और लेट्स सपोज कर लो ये A और ये C, तो ये जो A से लेके C तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है √3 + √5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी ट्राइंगल का जो एरिया 1 + √50 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो एरिया हमारे पास बेसिकली ये है कि मीन्स कि इस ट्रायंगल का जितना भी इनर पोर्शन है वो सारे का सारा हमें हमारा एरिया कहलाता है। तो एरिया हमारे पास जो बेसिकली वो इक्वलेंट है 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द AB। अब इसकी जो रिमेनिंग लेंथ AB है जो ये हमारे पास, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। तो ये जो A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है कहता है ये फाइंड आउट करो, और जो आपने इसको फाइंड आउट करना हुआ इन द फॉर्म ऑफ A √3 + B √5 सेंटीमीटर। मीन्स के जब हमने A से B का जो इसकी जो लेंथ फाइंड आउट करनी है वो इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है जिसमें A √3 + B √5 सेंटीमीटर हो। और नेक्स्ट कह रहा है कि वेयर A and B आर द इंटीजर, और इसमें जो A और B इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे पास इंटीजर्स नंबर हो, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन में कि हमारे पास जो AC है, मेजरमेंट ऑफ AC, जो कि हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे कि इसी ट्रायंगल जो AB ट्रायंगल है उसका जो एरिया हमने हमारे पास गिवन है वो है 1 + √50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है जो AB जो लेंथ है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का जो एरिया है, मीन्स के जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो 1 ऑफ द 2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट द इक्वलेंट है। मीन्स कि ये जो B है ये हमारे पास यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो H है ये हमारे पास हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ट्रायंगल की ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइट है। तो नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ, और बेस हमारे पास है AC, तो यहाँ हम फार्मूले में AC को रिप्लेस करेंगे और हाइट हमारे पास है A से लेके B तक, तो यहाँ हम मेजरमेंट ऑफ AB को रिप्लेस करेंगे। अब इनमें AC और BC की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास है जी 1 + √15 और नेक्स्ट 1/2 एज इट इज लिखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास AC है और AC की जो हमारे पास लेंथ है वो √3 + √5 एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ AB वो हमारे पास अननोन है, हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 × 1 + √15 और बाकी √3 + √5 और साथ में जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेजरमेंट ऑफ AB हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये √3 + √5 AB के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल के उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये 2 है जो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2, और ये 2 जब √15 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2 × √15 एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे जी √3 + √5 जो कि हमारे पास इक्वलेंट है मेजरमेंट ऑफ द AB के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीराइट करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AB एज इट इज़ और 2 + √15 एज इट इज़, और यहाँ नीचे हम लिखेंगे जी √3 + √5 वो भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ 2 भी आता है। तो अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो √3 + 5 है इसके कॉन्जुगेट से मैं इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी के कॉन्जुगेट से मैं यहाँ पे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ AB एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास यहाँ ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिख ले 2 + 2 × √15 और साथ में हम √3
माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज़ लिखेंगे। और बटे के नीचे अगर देखें तो ये दो टर्म्स हमारे पास एक मरतबा प्लस हो रही हैं और यही दो सेम टर्म एक मरतबा हमारे पास है माइनस हो रही है। तो अलजेब्राइक फार्मूले के मुताबिक हम लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ ए बी हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे ये जो 2 इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम अंडर रूट 3। और नेक्स्ट यही 2 जब इस माइनस टाइम अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -2 टाइम अंडर रूट 5। तो नेक्स्ट अब ये सेकंड वैल्यू इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा जी +2 टाइम ये अंडर रूट 15 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास अंडर रूट 3 से। और नेक्स्ट यही 2 टाइम 15 मल्टीप्लाई होगा -5 से। तो प्लस माइनस माइनस क्योंकि इसका प्लस और इसका माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 टाइम अंडर रूट 15 और यहाँ पे मेरे पास 5 है और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे मेरे पास यहाँ पे जस्ट 3 बच रहा है और यहाँ पे मेरे पास जस्ट 5 बच रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा फिर से रीराइट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ए बी हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे 2 टाइम अंडर रूट 3 भी एज इट इज़, -2 टाइम अंडर रूट 5 भी एज इट इज़, +2 एज इट इज़। और यहाँ पे जब 15 अंडर रूट 15 इस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 45 या -2 एज इट इज़। और ये अंडर रूट 15 इस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट 75। और ये नीचे मेरे पास 3 - 5 जो कि इक्वलेंट है मेरे पास 2 के। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम अंडर रूट 3 एज इट इज़ लिखूँगा। यहाँ -2 टाइम अंडर रूट 5 जमा 2 ये मेरे पास 45 है। तो जब मैं यहाँ 45 का जब एलसीएम लेता हूँ 5 से 5 9 दा 45, नेक्स्ट 3 3 दा 9 और नेक्स्ट 3 1 दा 3। तो मेरे पास देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो 3 आ रहा है वो 2 टाइम आ रहा है और 5 मेरे पास जस्ट 1 टाइम आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 टाइम अंडर 75 है तो 75 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 75 को जब मैं 5 से करता हूँ 5 1 दा 5 और 2 रिमेनिंग ये 25 बनेगा तो 5 5 दा 25, 5 3 दा 15 और जस्ट 3 1 दा 3। तो 75 का जो मेरे पास एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 5 का स्क्वायर और 3 मेरे पास है एज इट इज़। और यहाँ पे नीचे मैं ये 2 एज इट इज़ लिखूँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ए बी अगेन एज इट इज़ और ये 2 टाइम अंडर रूट 3 एज इट इज़ लिखेंगे, -2 टाइम अंडर रूट 5 एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पे मेरे पास ये 2 टाइम एज इट इज़ और ये 3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अपने हिस्से का जो स्क्वायर रूट है उससे कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास 3 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट ये 2 एज इट इज़, ये 5 का स्क्वायर है तो ये अपने हिस्से का जो स्क्वायर रूट है उससे कैंसिल आउट होने के बाद 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो बाकी ये वाला 2 हम अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। तो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ ए बी ऐसे के ऐसे ही। तो अगर हम देखें तो ये मेरे पास 2 टाइम अंडर रूट 3 और -2 टाइम अंडर रूट 5, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 टाइम अंडर रूट 5। और यहाँ पे ये जो 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 टाइम अंडर रूट 3 और नीचे अगेन मेरे पास 2 एज इट इज़ आएगा जी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये मेरे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी अगेन री राइट करेंगे। तो अब अगर देखें तो ये मेरे पास 2 टाइम अंडर रूट 3 ये है और 10 टाइम अंडर रूट 3 है, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। मीन्स के 2 टाइम अंडर रूट 3 एज इट इज़ -10 टाइम अंडर रूट 3 भी एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है ये -2 टाइम अंडर रूट 5, यहाँ लिखते हैं -2 टाइम अंडर रूट 5 और आगे मेरे पास 6 + 6 टाइम अंडर रूट 5 और नीचे 2 एज इट इज़। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो ये 2 टाइम अंडर रूट 3 है और ये -10 टाइम अंडर रूट 3 है। तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है और इसके साथ अंडर रूट 3 मेरे पास कॉमन है। जैसे मैं अंडर रूट 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा 2 - अंडर रूट जस्ट 10 आएगा। मीन्स कि यहाँ भी अंडर रूट 3 कॉमन है तो बाकी मेरे पास बचेगा 2 - 10। तो ये मैंने 2 - 10 रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट इसी में अगर देखें तो इधर हमारे पास अंडर रूट 5 यहाँ पे, अंडर रूट 5 यहाँ पे कॉमन है। तो जैसे मैं अंडर रूट 5 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा -2 और यहाँ मेरे पास +6 आएगा और नीचे हम अगेन ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे। तो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ ए बी एज इट इज़ लिखेंगे। तो 2 - 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा ये -8 और ये अंडर रूट 3 हमारे पास एज इट इज़। 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 4 और ये वाला 5 एज इट इज़ और अगेन ये 2 वाला
ये एज इट इज़। तो नेक्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ ए बी अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ मेरे पास 8 है और यहाँ मेरे पास 4 है। तो देखा जाए तो इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैं 2 कॉमन लूँगा, 8 में से जब 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 4 टाइम अंडर 3 एज इट इज़। और यहाँ पे अगेन मेरे पास 4 है और इस 4 में से जब 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा 2 टाइम अंडर रूट 5। और नीचे मैं अपना ये 2 एज इट इज़ लिखूँगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी जो कि इक्वलेंट होगा -4 टाइम अंडर रूट 3 प्लस 2 टाइम अंडर रूट 5 जी। ये मेरे पास इस तरह इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कि आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ द लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर्स। मीन्स कि एक रेक्टेंगल की जो साइड्स है हमारे पास वो 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर 2 मीटर्स है। तो लेट्स सपोज कर लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसकी मैंने एक जो लेंथ है वो मैंने ले ली 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर्स और इसकी जो अदर लेंथ है जिसको मैं विड्थ कह रहा हूँ उसको मैंने यहाँ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2। मीन्स कि एक तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और देन वो कह रहा है जो आपने जो एरिया फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का उसको आपने a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और इसमें जो a और b है वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो मुझे ये जो एरिया है इस रेक्टेंगल का, ये वाला जो पोर्शन है इसका इनर पोर्शन, ये मुझे इस रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं इस जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, वो हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर है। तो नेक्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं कि जी जो इसकी रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो हमारे पास 5 माइनस 4 अब अंडर 2 मीटर है। तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो हमें पता है जो कि बेसिकली इक्वलेंट है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया लिखते हैं इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास जो कि 2 प्लस अंडर रूट 18 है मल्टीप्लाई जो विड्थ हमारे पास है जी 5 माइनस 4 अब अंडर रूट 2 है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम a अपना एज इट इज़ लिखेंगे, ये 2 भी एज इट इज़ और यहाँ पे हमारे पास 18 है। जैसे मैं इस 18 का एलसीएम लेता हूँ तो 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो 18 का जो मेरे पास जो एलसीएम आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 3 का स्क्वायर एंड 1 टाइम 2। और नेक्स्ट ये 5 एज इट इज़ लिखते हैं, ये मेरे पास 4 ओवर अंडर 2 है। ज़रा हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी 4 ओवर अंडर रूट 2। हम इसको ज़रा रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे वाले जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसके साथ मैं ऊपर और नीचे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 ऊपर टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो कि 4 टाइम अंडर 2 है। ये अंडर 2 और ये अंडर 2 टाइम अंडर रूट है। तो ये 2 अंडर रूट 2 का मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम अंडर 2 ओवर 2। अब ये जो 4 जो कि डिवाइड हो रहा है 2 से, जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 टाइम अंडर रूट 2। अब इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं जो कि मेरे पास 4 अंडर 2 से मैंने फाइंड आउट किया है। तो 4 अंडर 2 की जगह मैं लिखूंगा 2 टाइम अंडर रूट 2। नेक्स्ट एरिया एज इट लिखते हैं। अब मेरे पास जो ये जो 2 है ये एज इट इज आएगा और ये 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 है। मीन्स कि जब मैं स्क्वायर रूट को सेपरेट करूंगा 3 के स्क्वायर से और 2 के स्क्वायर से तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सारा मैं अपना जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज लिखूंगा। तो नेक्स्ट लिखूंगा a इज इक्वल टू 2 प्लस ये 3 टाइम अंडर रूट 2 और मेरे पास यहाँ पे 5 माइनस 2 टाइम अंडर रूट 2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने का बड़ा बेसिक सा मेथड है, जो पहली टर्म है वो पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 10 आएगा। और नेक्स्ट यही 2 जब इस 2 टाइम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये आएगा जी इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये 4 आएगा और ये वाला अंडर रूट 2 हम एज इट इज लिखेंगे। ओके नेक्स्ट अब ये जो 3 टाइम अंडर 2 है ये जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा जी 15। मीन्स के 3 5 द 15 और ये अंडर 2 एज इट इज लिखेंगे। और अगेन ये जो टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 6 आएगा। यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन, तो ये प्लस माइनस मेरे पास आ जाएगा माइनस। तो ये अंडर रूट 2 यहाँ पे और ये अंडर रूट 2 एक यहाँ पे है। तो ये अंडर रूट 2 का मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर जो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे a एज इट इज लिखेंगे। तो ये 10 भी एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये मेरे पास -4 टाइम अंडर 2 और ये मेरे पास 15 टाइम अंडर 2 है। तो इसमें हमारे पास अंडर 2 कॉमन है तो यहाँ मेरे पास -4 एज इट इज रहेगा और 15 एज इट इज रहेगा और ये अंडर 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास 6 और ये 2 मेरे पास एज इट इज आएगा।
नेक्स्ट ये 10 भी एज इट इज़, तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 15, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से जब 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 11, और ये वाला जो √2 है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा जी 12। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ये एज इट इज़, ये 10 और ये 12 इसमें से माइनस होगा, और ये 11 टाइम √2 एज इट इज़। जब इस 10 में से -12 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -2, और ये प्लस 11 टाइम √2। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि आपने जो अपना आंसर लिखना है वो आपने a + b √2 की फॉर्म में लिखना है। तो a मेरे पास यहाँ पे -2 है, और b मेरे पास यहाँ पे 11 है, और साथ में √2 वैसे का वैसे। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द 2 नंबर्स, मीन्स के 2 नंबर फाइंड आउट करो, हुज सम इज 68, मीन्स उन 2 नंबर फाइंड आउट करो, उन दोनों नंबरों का जो सम है वो हमारे पास कह रहा है 68 के इक्विवेलेंट है। फिर उन्हीं 2 नंबरों का जो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कह रहा है 22 के इक्विवेलेंट है। मीन्स के 2 नंबर फाइंड आउट करो, और वो जो 2 नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं उनका जो सम है वो हमारे पास है 68 है, और उनका जो डिफरेंस है, मीन जब उन 2 नंबरों को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 22। तो लिहाजा हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उन्हीं 2 नंबरों को लेट कर लेते हैं। एक हमारे पास x है और दूसरा नंबर हमारे पास है y है। तो लेट कर लेते हैं x एंड y हमारे रिक्वायर्ड नंबर है, मीन ये वो नंबर है जो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बाय द गिवन कंडीशंस हम लिखेंगे जी, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि इनका जो सम 68 है, तो हम लिखेंगे जी ये जो नंबर जो x और y है इनका जो सम है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है 68 के। और नेक्स्ट हम इसी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे जी, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में डिफरेंस की बात हो रही थी कि इन 2 नंबरों का डिफरेंस 22 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी x - y, जो हमारे पास 2 नंबर है उनका जो डिफरेंस जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट है 22 के इक्विवेलेंट है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया 68 वाली को, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करके अपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करूँगा। तो इन दोनों को जब मैं इक्वेशनों को ऐड करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँगा मैं x + y = 68, और नीचे मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है x - y जो कि इक्वलेंट 22 के। जब मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करता हूँ तो ये प्लस का y माइनस के y से कैंसिल आउट होगा। तो ये 1 टाइम x और ये 1 टाइम x, और मेरे पास आ जाएगा जी 2 टाइम x। और इस 68 को जब मैं इस 22 में जब ऐड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90। तो नेक्स्ट ये x2 मल्टीप्लाई और x के साथ, तो इधर जाके ये हमारे पास है डिवाइड हो जाएगा। 90 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 45। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इस जो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है 45, इसको आप 1 में भी पुट कर सकते हो, और इसको आप इस सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कहेंगे, हम इसको पुट कर रहे हैं इन द इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बेसिकली है जी x + y = 68। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 45 थी, तो यहाँ 45 रखते हैं x की जगह, और y एज इट इज़, और नेक्स्ट 68 भी एज इट इज़। तो ये 45 यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो इस 68 में से जब 45 को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा जी 23। तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, जो कि हमारे पास एक आ रहा है 45, और जो दूसरा हमारे पास आ रहा है वो है 23 जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ द 2024। मीनिंग जो लाहौर का मौसम है वो आमतौर पर गर्म रहता है ड्यूरिंग द समर ऑफ द 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि एक टीवी रिपोर्टर ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि जो लाहौर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड किया गया वो हमारे पास है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहता बाय यूजिंग द फार्मूला, जो कि हमारे पास है फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। मीन्स इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कह रहा फाइंड द टेम्परेचर एज अ फ़ारेनहाइट स्केल। मीन्स कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें कह रहा है कि टेम्परेचर को फाइंड आउट करो जो कि हमारे पास फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। मीन्स कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास सेल्सियस में है, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हमारे पास जो टेम्परेचर जो कि सेंटीग्रेड में वो हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट में। वो जो फार्मूला वो बेसिकली इक्विवेलेंट है 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32।
तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो डिग्री सेल्सियस जिसकी वैल्यू हमारे पास 48 है, हम इस सी की जगह पे इस 48 को हम रिप्लेस करेंगे। तो हम लिखेंगे जी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाय सी की जगह 48 को रिप्लेस करेंगे और प्लस 32 एज इट इज़। तो इस 48 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 9 से, जैसे 48 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 432, बाकी डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 एज इट इज़ लिखूंगा। और नेक्स्ट इसी वैल्यू को जब मैं डिवाइड करता हूँ 432 को 5 से, तो मेरे पास आता है 86.4 और प्लस 32 एज इट इज़। और जब मैं नेक्स्ट स्टेप में जब इन्हीं 86.4 और प्लस 32 को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 118.4, और ये मेरे पास टेम्परेचर है जो कि मैंने फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर लिया हुआ है। मीन्स कि मेरे पास जो टेम्परेचर है 48 डिग्री ये सेल्सियस है, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया फ़ारेनहाइट में, जो कि मेरे पास इक्वलेंट है 118.4 डिग्री, जो कि मेरे पास है फ़ारेनहाइट में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि जी सम ऑफ द एज ऑफ द फादर्स एंड द सन इज 72। मीन्स कि हमारे पास है, लेट्स सपोज कर लो एक हमारे पास ये फादर है और एक हमारे पास है, लेट्स सपोज कर लो ये एक उसी का सन है। कहता है इन दोनों की जो एज है, इन दोनों की एज का जो सम है वो बेसिकली 72 ईयर्स के इक्वलेंट है। और नेक्स्ट कह रहा है 6 ईयर अगोस, यानी कि ये जो बात हो रही थी हमारे पास करंट ईयर्स की बात हो रही थी। अब कह रहा है 6 ईयर अगोस, मीन 6 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो कह रहा है द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। मीन अगर हम कह रहे हैं 6 साल पहले चले जाएं तब की बात है कि तब जो बाप की जो उम्र है वो बेटे की उम्र से कह रहे 2 गुना बराबर होगी। मतलब कि अगर हम 6 ईयर अगो की बात करें तो तब अगर बेटे की उम्र हमारे पास अगर 30 है तो डेफिनेटली जो बाप की उम्र होगी वो 2 गुना होगी इस बेटे की उम्र से, ये कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। तो फिर बताओ 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो फादर है उसकी जो एज है उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया है, और नेक्स्ट हम इसी तरह बेटे की एज को हमने वाई कंसीडर कर लिया है। तो जो हमारे पास बाय द गिवन कंडीशन है, मीन सवाल में जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है जी इन दोनों का जो सम है वो 72 के इक्विवेलेंट है। हमने फादर को हमने एक्स का है, बेटे को हमने वाई का है, तो हम लिखेंगे इन दोनों की जो एज का जो सम है वो हमारे पास है 72 के इक्विवेलेंट है। तो अब हम बात करते हैं 6 ईयर अगो की। तो मीन्स के 6 साल पहले की बात करें तो तब फिर हम लिखेंगे जो बाप की उम्र है वो हमारे पास है, अगर पहले एक्स थी, अगर करंट एज उनकी एक्स है तो 6 साल पहले हम लिखेंगे एक्स माइनस 6। जाहिर सी बात है जो भी एज होगी उसमें से हम 6 माइनस करेंगे जब हम बात करेंगे 6 ईयर अगो की। और हम इसी तरह हम बेटे की उम्र लिखेंगे जो कि हमारे पास पहले वाई थी, जिसको 6 ईयर अगो में लिखेंगे वाई माइनस 6। तो अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है जो कि कह रहे हैं कि भाई 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। मीन कि जो बाप की उम्र है वो 2 गुना है बेटी की एज से। ये 6 ईयर अगो की बात कर रहे थे, तो हम इसी 6 ईयर अगो की हेडलाइन में हम गिवन कंडीशन में लिखेंगे द फादर ऑफ द एज इज इक्वल टू 2 टाइम द सन्स एज। ठीक है, तो अब फादर की एज जो 6 ईयर है वो हमारे पास है वो एक्स माइनस 6 है, और 2 टाइम और जो सन की एज है वो हमारे पास है वाई माइनस 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी एक्स माइनस 6 को हम एज इट इज लिखेंगे, और ये 2 जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा ये 2y, और जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा जी 12। तो नेक्स्ट ये 2y प्लस का इधर आके हमारे पास माइनस को हो जाएगा, और ये -12 एज इट इज़, और ये -6 उस तरफ जाके हमारे पास आ जाएगा जी +6। तो x माइनस 2y एज इट इज़, और -12 में से जब मैं +6 ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा जी -6। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मैं मीन्स के 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिखता हूँ जो कि मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 72 है। देन मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को लिखता हूँ जो कि हमारे पास ये x माइनस 2y जो कि इक्वलेंट है -6 के। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट अगर कर रहा हूँ तो इनके मैं साइन चेंज करूंगा। तो जिसका कोई साइन उसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हमारे पास प्लस, और ये माइनस हमारे पास हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये प्लस का x इस माइनस x से कैंसिल आउट होगा, तो ये +1 टाइम y और ये +2 टाइम y जो कि इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम y के। तो इस 72 में जब इस 6 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 78। तो नेक्स्ट ये मेरे पास है y एज इट इज़, ये 78 भी एज इट इज़, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके मेरे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसी 78 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 26।
तो ये जो y है ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है सन की एज को, तो इसका मतलब ये हो गया जो 26 है ये मेरे पास सन की एज आई है। लेकिन मुझे तो बेटे की जो एज चाहिए वो मुझे चाहिए 6 ईयर अगो में, तो मीन मुझे 6 साल पहले इस बेटे की एज चाहिए। ये मेरे पास करंट एज है तो मुझे 6 ईयर अगो में चाहिए। तो अगर 6 ईयर अगो में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो -6 इधर करूँगा और -6 मैं इधर करूँगा, तो ये y -6 एज इट इज़, और 26 में से जब मैं 6 माइनस करूँगा मेरे पास आएगा 20। तो देखा जाए तो ये जो y -6 है जो कि मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है 6 ईयर अगो को, तो इस तरह मेरे पास ये y -6 की जो वैल्यू आएगी 20 आएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि 6 साल पहले जो सन की जो एज थी वो हमारे पास बेसिकली 6 ईयर्स अगो की एज है, और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट है कि मेरा व्हाट आर टॉयज फॉर 1500 रुपीज़। मीन्स कि मेरा ने एक टॉय खरीदा जिसकी कीमत 1500 रुपये है एंड सोल्ड फॉर द 1520 रुपीज़, और फिर उसने उसको 1520 रुपये में बेच दिया। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, और कह रहे हैं कि इस पर जो इसका प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में मेंशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी द कॉस्ट प्राइस, मीन्स के वो कीमत जिस पे इसने इस प्राइस को खरीदा वो हमारे पास है 1500 रुपीज़। और नेक्स्ट हम लिखेंगे जी सेल प्राइस, जो कि इसने जो बेचा है वो 1520 रुपये का बेचा है। तो नेक्स्ट हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो हमें पता है जो प्रॉफिट निकालना हो तो उसका क्राइटेरिया कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे इसकी जो सेल प्राइस है वो हमारे पास 1520 रुपये है, और माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि हमारे पास 1500 रुपये है। तो जैसे माइनस करें हमारे पास 20 रुपये आएगा, तो इसका मतलब ये होगा इसका जो प्रॉफिट है वो जस्ट हमारे पास 20 रुपये है। लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट प्रॉफिट नहीं निकालना, इसका हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है जी प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट हुआ है जो कि इस वक्त हमारे पास 20 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा साथ में परसेंटेज का साइन हम मेंशन करेंगे जी, ये वाला। ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमारे पास जस्ट 20 रुपीज़ है, और जो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है जी 1500 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे मैं इस 20 को 1500 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.013, और ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन मैं एज इट इज़ लिखूंगा। ये 0.013 को जैसे मैं 100% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आएगी 1.3 और साथ में परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे। तो इसका मतलब हुआ कि जो मिरहा ने जो टॉयज 1500 रुपये का खरीदा था जिसको उसने 1520 रुपये का बेचा, तो उस पर जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो बन रहा है जस्ट 1.3%, और ये इसका फाइनल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें लिखा है द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज 9,60,000 रुपीज़ वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। मीन्स के तैयब की जो सालाना आमदनी है वो हमारे पास 9,60,000 रुपये है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, और जबकि कि जो उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 रुपये है। तो कह रहे हैं कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ द 0.75%। कहते हैं बताओ फिर अगर वो 75% के हिसाब से अगर वो टैक्स पे करता है तो वो जो टैक्स की रकम है वो हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पे देखा जाएगा तैयब की जो सालाना आमदनी में 9,60,000 रुपये है, और यहाँ पे एक नई टर्म ऐड की गई है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है। मीन्स के तैयब की अगर 9,60,000 रुपये इनकम है और उसने टैक्स पे करना है तो इसने 9,60,000 रुपये टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि इस कैंडिडेट को 1,30,000 रुपये की छूट दी गई है। पहले हम ये रकम इस 9,60,000 में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उस पर तैयब ने टैक्स पे करना है। मीन्स के यहाँ पे अगर 9,60,000 रुपये है उसकी 1,30,000 रुपये इसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, तो पहले हम इस 9,60,000 रुपये में पहले हम इसकी जो 1,30,000 रुपये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिलैक्सेशन मिली है कि भाई आपने 1,30,000 रुपये टैक्स नहीं पे करना, तो इस अमाउंट को माइनस करें पहले 9,60,000 में, तो जो इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी जो कि तकरीबन बनती है 8,30,000 रुपया, तो आपने इस पे टैक्स पे करना है। तो इस तरह जो टैक्स फ्री अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कैंडिडेट्स को उसको हम कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो ये पहले हमने इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालनी है, तो फिर हमने जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 0.75% के हिसाब से उसकी जो टैक्स की अमाउंट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो तैयब की जो एनुअल इनकम है वो हमारे पास 9,60,000 रुपये है और उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 रुपये है। तो जो टैक्स का यहाँ पे रेट जो गिवन हमारे पास 0.75% है।
तो हमने सबसे पहले जो टैक्सेबल इनकम है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पास जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिकली जो हमने फाइंड आउट करनी है, जिस पे उसने टैक्स पे करना है, वो हमारे पास जो इक्वलेंट होगी वो होगी एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो हमारे पास जो एनुअल इनकम है हमारे पास 9,60,000 रुपया, और जिस पे जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 रुपया है। जैसे मैं 9,60,000 रुपये में 1,30,000 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 8,30,000 रुपये आती है। तो ये इसकी टैक्सेबल इनकम है, मीन्स कि ये वो इनकम है जिस पर तैयब ने टैक्स पे करना है, और जो टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले इसकी टैक्सेबल इनकम निकाली है, मीन जिस पर इसने टैक्स पे करना है वो हमने निकाली है। अब हम इसकी निकाल रहे हैं टैक्सेबल अमाउंट, तो वो बेसिकली इक्विवेलेंट होगी 0.75% ऑफ द ये 8,30,000 रुपये। मीन्स के 8,30,000 रुपये पे वो 0.75% है टैक्स की अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो 0.75% है इसका जो परसेंट है वो रिमूव करेंगे। तो परसेंट को रिमूव करने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा ये 8,30,000 से। तो नेक्स्ट जैसे मैं 0.75 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.0075 और मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 रुपया। और जैसे 0.0075 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8,30,000 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 6,225। तो लिहाजा ये टैक्सेबल अमाउंट है जो तैयब ने पे करनी है 8,30,000 रुपये पे। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द रुपीज 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ द 14% कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स कि हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है और ऑन द रुपीज 3,75,000 मीन 3,75,000 पे हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। और इस पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे पास 1 ईयर्स की है, और इस पर उसने जो रेट दिया हमें 14% दी। मीन्स के 3,75,000 रुपये जो कि हमने किसी को दिया 1 साल के लिए, जो उस पर हमने जो रेट लगाया 14% लगाया है। तो इस 14% के हिसाब से 1 साल के लिए दी गई रकम जो 3,75,000 रुपये है, इस पर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास 3,75,000 रुपये है, मीन्स के जो हमने इन्वेस्ट की है। और जो इस पर जो टाइम दिया गया वो हमारे पास 1 साल है, और जो रेट है इस पर वो कह रहा है 14% है। तो हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला वो बेसिकली है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। मीन्स के तीनों अमाउंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इक्वलेंट होता है कंपाउंड मार्कअप्स के। तो अब हम इसमें अपनी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिप्लेस करते हैं। तो वो हमारे पास है जी 3,75,000 रुपये, और हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर्स का है, और जो हमारे पास जो रेट है वो 14% है। नेक्स्ट ये 3,75,000 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा जी 3,75,000, और ये मेरे पास 14% है। तो 14 एज इट इज लिखूंगा, तो ये परसेंटेज है, इसको ख़त्म करूंगा तो मैं इसके लिए हम 100 से डिवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट ये 3,75,000 एज इट इज़, और इस 14 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू है कि 0.14। नेक्स्ट इसी 3,75,000 को 0.14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 52,500। तो लिहाजा ये वो अमाउंट है जो कि हमने अगर 3,75,000 रुपया किसी को 1 साल के लिए देते हैं और उस पर जो रेट है 40% लगाते हैं, तो उसका जो कंपाउंड मार्कअप बनता है वो बनता है 52,500। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।